अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उसको एक्सेस करके 12th सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने 8 यूनिट के लेक्चर नहीं लिए तो वो ले लीजिए। सिर्फ एक ही वीडियो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसमें मैंने प्रैक्टिकली साथ में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। तकरीबन पूरा चैप्टर आपका जो मेन चीज़ है ना सी की समझने वाली 8वें चैप्टर में, वो तकरीबन मैंने सारी समझा दी है। ठीक है, तो वो एक्सेस कर लीजिए अगर नहीं देखी तो अगर तो वो आपने देख लिया तो वेल एंड गुड। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है व्हाट आर आइडेंटिफायर्स एंड व्हाट आर कीवर्ड्स। ये पहला टॉपिक है 9 चैप्टर का, तो आज हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसे दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखें, ये जो आइडेंटिफायर है ये वर्ड निकला है आइडेंटिफाई से। ठीक है, आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई किसे कहते हैं? शिनाख्त करना, शिनाख्त, किसी चीज़ की पहचान। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान में मेरी एक पहचान है, मेरा एक आईडी कार्ड है जिसकी वजह से पहचान होती है कि मेरा नाम ये है, मेरी वल्दियत ये है, और उससे मेरी आइडेंटिफिकेशन होती है, मेरी पहचान होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर्स प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं? आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह होते हैं कि प्रोग्रामिंग में जब कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, वर्ड सिंपल 9 वर्ड यूज़ किया, 9 का हिस्सा, तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 9 का हिस्सा है, ये इस वैल्यू के अंदर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 9 है, तो ये 9 तो है हिस्सा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये ए में स्टोर है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ए की शिनाख्त क्या है कि ए में वैल्यू 9 है, या 9 किस में है? ए में है। ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया, उसकी शिनाख्त कर दी। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, आइडेंटिफायर्स सी प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, स्टार्ट पर हम कह देते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। ये इसको इससे आइडेंटिफाई कर दिया कि 6 b में स्टोर है। तो आगे जब हम प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे कहीं पर हमें b यूज़ करना पड़ गया, मिसाल के तौर पर c इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया, तो अब हम यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस 6। अब हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि b यहाँ पे है। ठीक है, 6 b में स्टोर है, तो हम यहाँ पर 6 नहीं बल्कि यहाँ पर हम b लिखेंगे, a प्लस बी। अब उन स्टार्टिंग पर शिनाख्त कर दिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, क्लास में जब हम नई नई क्लास में जाते हैं, हमें नए नए रोल नंबर अलॉट होते हैं, हमें बताया जाता है कि ये तुम्हारा रोल नंबर है, तुमने इस सीट पर बैठना है। तो हमें आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, हमें एक रोल नंबर दे दिया जाता है, हमें एक आइडेंटिटी दे दी जाती है जो कि कॉलेज में यूज़ होती है या स्कूल में यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हम उसे यूज़ किस तरह से करते हैं? मिसाल के तौर पर जब कोई टीचर आता है तो उससे तो सब नाम नहीं याद होंगे ना कि इसका ये है, उसके सामने एक लिस्ट होगी जिस पर रोल नंबर लिखे होंगे, वो कहेगा रोल नंबर 203 खड़ा हो जाए, इस तरह कहेगा। तो उसे आइडेंटिफाई कर दिया गया है उस चीज़ से। जब भी प्रोग्रामिंग में आगे जाकर कोई चीज़ यूज़ की जाती है तो आइडेंटिफाई का मकसद यही है कि बस जिस चीज़ से आइडेंटिफाई किया है उसको उसी वर्ड से यूज़ किया जाए। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आइडेंटिफायर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरे हैं यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, पहला है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और दूसरे हैं यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है? किसी भी शिनाख्त करने के लिए किसी भी चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे उसकी पहचान हो। उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या हैं? ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो कि पहले से लिखे हुए हैं प्रोग्रामिंग वाले ने। जिस तरह हमने पहली जो क्लास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसमें हमने एक यूज़ किया था वर्ड प्रिंट एफ का। ठीक है, प्रिंट एफ,
तो ये क्या करता था, इसका मकसद था कि इसके जो साइंटैक्स में चीज़ लिखी जाती है, यहाँ पर जिस तरह लिख देता हूँ साइबर मैक्स अकेडमी, यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद डबल कोटेशन और ये चीज़। अब इसका मकसद क्या था कि ये जो इस कोटेशन, इन कोटेशन मार्क्स के अंदर ये लिखा हुआ है ये वर्ड, इसको डिस्प्ले करवा दे। तो ये जो चीज़ है ना, ये आइडेंटिफाई किस चीज़ को कर रही है, ये आउटपुट को आइडेंटिफाई कर रही है कि ये चीज़ आउटपुट देगी, ठीक है। आउटपुट, फॉर आउटपुट के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसी तरह एक वर्ड है स्कैन एफ, ये अब हम पढ़ेंगे आगे जैसे प्रैक्टिकली बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर स्कैन एफ में कुछ भी, ये चीज़ आप अभी इस पर गौर ना कीजिए, ये मैं आगे तफसील से बताऊंगा ये सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ए और ये चीज़ ऐसे। तो अब ये जो वर्ड है, बस इतना समझ लीजिए, ये जो वर्ड है ना इस वक्त स्कैन एफ, ये वर्ड होता है इनपुट के लिए, ठीक है। हम इससे इनपुट लेते हैं। तो ये देखें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या थे, किसी चीज़ की शिनाख्त करने के लिए। फर्दर दो टाइप्स आ गए, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरे आ गए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड में कुछ पहले से फिक्स ये वर्ड हैं जो कि सी वाले ने लिखे हुए हैं कि ये वर्ड जब यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब होगा आउटपुट, और ये वर्ड जब यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब है कि यूज़र इनपुट लेना चाह रहा है। तो ये चीज़ें पहले से आइडेंटिफायर हैं। हम आउटपुट देने के लिए यहाँ पर कुछ और वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज़ पहले से ये आइडेंटिफायर स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि ये चेंज नहीं होते। जिस तरह स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हमने पढ़े हैं जो चेंज नहीं होते, लेंथ का यूनिट मीटर है तो मीटर ही रहेगा। इसी तरह ये प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ये पहले से बता दिया गया है, जब भी आउटपुट लेनी है तो प्रिंट एफ ही यूज़ करेंगे। स्कैन एफ ये इनपुट के लिए है, जब भी हमने इनपुट यूज़र से मंगवानी है प्रोग्राम में तो स्कैन एफ ही यूज़ करेंगे, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्टैंडर्ड कहा गया। अब देखें यूज़र डिफाइन में क्या आ जाता है। यूज़र डिफाइन में कि हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ आइडेंटिफाई करता हूँ, एक वेरिएबल आइडेंटिफाई करता हूँ, वेरिएबल चले इंट, ये एक वेरिएबल की टाइप है, ये हम इससे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ये कैसे है। तो इंट में दे देता हूँ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू 5 ये किसने लिखा, ये लिखा मैंने, ये मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू 5, ये मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू 5। अब ये नहीं है कि ये फिक्स है कि ए में हम 5 ही स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह कि ये चीज़ आउटपुट के लिए यूज़ होती है, ये हम चेंज कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि सी इज इक्वल टू 5, मेरी मर्जी, मैं खुद कह रहा हूँ ना, ये यूज़र डिफाइन है। तो ये आइडेंटिफायर, ये सी आइडेंटिफायर है इसमें यूज़र डिफाइन, कि हम सी यूज़र डिफाइन कर रहा है कि सी में 5 वैल्यू स्टोर हैं, मतलब 5 का हिस्सा स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं कह देता हूँ कि बी इज इक्वल टू 5 या ए इज इक्वल टू 6। हम कुछ भी जो खुद डिफाइन करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर में, ठीक है। आइडेंटिफायर शिनाख्त करने के लिए ये सिंपल वर्ड यूज़ हो रहा है कि हम सी लैंग्वेज में ये चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दो किस्म की है, स्टैंडर्ड, यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड कुछ पहले लिखी हुई है कि ये काम इन कामों के लिए यूज़ होंगी, ये इन कामों के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। और है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, ये है कि इसमें आप बी इज इक्वल टू कुछ भी हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, जो भी चीज़ डिफाइन करनी है। तो मैं कह देता हूँ पाई इज इक्वल टू 3.14, ये मैंने खुद डिफाइन की है ना, ये पाई तो फिक्स होता है। अगर मैं चाहूँ ना पाई इज इक्वल टू 2 पॉइंट कुछ भी वैल्यू लिख दूँ तो ये मेरी मर्जी है। मैं एक जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और उसमें ये चीज़ स्टोर कर रहा हूँ कि ये मैंने यूज़ करना है, मेरी मर्जी, मैं पाई की वैल्यू जो मर्जी रखूँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये एक वेरिएबल मैंने रखा है, ठीक है। वैसे होती पाई की वैल्यू यही है 3.14। तो ये दो किस्म के समझ आ गई, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरा है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो बात की ना मैंने यूज़र डिफाइन, इसमें ये चीज़ें तो फिक्स है ना, ये इतने इतने वर्ड यूज़ होते हैं, इस तरह के और भी हैं एग्जांपल्स जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं आगे। तो यूज़र डिफाइन में आप कहेंगे कि ए इज इक्वल टू मैंने रखा 5, मैं ए की जगह यहाँ पर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ, चले मैं लिखता हूँ फरासत इज इक्वल टू 5। मैंने क्या किया कि इसको बताया कि ये मैंने डिफाइन किया है, यूज़र डिफाइन हूँ मैं, यूज़र डिफाइन है, मैंने इसे डिफाइन किया कि इसमें 5 है। जब भी मैं वर्ड यूज़ आगे फरासत यूज़ करूँगा वर्ड, तो उसका मतलब होगा 5, कि मैं 5 का वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ आगे। जब मैं लिखूँगा ना ए प्लस फरासत लिखूँगा, तो इसका क्या मतलब है, ए में जो भी वैल्यू है, यहाँ पर ए में अगर 6 दी है तो 6 यहाँ पर आ जाएगी, फरासत में मैंने क्या दी है 5, तो 5 यहाँ आ जाएगी, तो जवाब 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं वर्ड, इसकी लिमिट कितनी है,
ये आप 31 करैक्टर्स तक लिख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो मैंने 6 यूज़ किए। इसी तरह ये 31 करैक्टर तक लिखा जा सकता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पर भी लिखा है, आप इसे नोट कर लें। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि आइडेंटिफाइड की लिमिट कितनी है, कितने करैक्टर्स आ सकते हैं, तो आपने बताना है कि 31। कोई पूछे किस तरह 31, कोई एग्जाम्पल दें, तो आपने इस तरह मिसाल दे देनी है कि अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो उसमें देखिए 6 हैं। इस तरह मैं अपने जितने अगर 31 नंबर्स का पूरा एक वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान इज़ माई बेस्ट नेम, पाकिस्तान इज़ माई फेवरेट कंट्री इज इक्वल टू 5। तो ये मैंने एक 31 नंबर का पूरा एक आइडेंटिफायर बना दिया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आइडेंटिफायर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि शिनाख्त करने के लिए हम ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। अब बारी आते हैं कीवर्ड्स किसे कहते हैं। देखिए कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, तो ये है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हम फिक्स कर लेते हैं। जिस तरह हम सिनेमा में जाएं तो हम अपनी एक टिकट खरीदते हैं तो अपनी एक सीट रिजर्व कर लेते हैं। बस पे जाते हैं तो पहले टिकट खरीद लेते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं। क्लास में जाते हैं, हमारा एक जब बोर्ड में जाते हैं तो एक सीट रिजर्व होती है कि इस रोल नंबर पर यही बच्चा बैठ सकता है, तो हम एक रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह कुछ सी लिखने वाले ने, सी प्रोग्रामिंग बनाने वाले ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व रखा है कि इसका यही मतलब है। तो ये टोटल होते हैं 32, ये आपने याद रखने हैं, टोटल 32 बुक पर आप लिखे हुए हैं ये। तो इसमें मिसाल के तौर पर इफ़ ले लें, इफ़, एल्स, इस तरह के वर्ड हैं इसके अंदर, स्विच, SWITCH। ठीक है, तो ये हम आपने ये परेशानी होना कि ये यूज़ कैसे करेंगे। जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे इनका यूज़ आएगा ना कि अब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करने लगे हैं, इस स्टेटमेंट को यूज़ करने लग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये एक रिजर्व वर्ड है, ये तो आपके ज़हन में आएगा। तो कैसे यूज़ करना है वो आगे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो चीज़ आपको इतनी क्लियरली समझ नहीं आएगी। सिंपल ये समझ लीजिए कि कीवर्ड्स कहते किसे हैं। कीवर्ड्स हैं रिजर्व वर्ड, ये चीज़ें पहले रिजर्व हो चुकी हैं, सी प्रोग्रामिंग बनाने वाले ने रिजर्व कर ली है। इनकी तादाद है 32। ये कुछ एग्जाम्पलें हैं, इफ़, एल्स, स्विच, और भी हैं। आपकी बुक पर ये टोटल 32 लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं रिजर्व। मिसाल के तौर पर अब मैं इफ़ का चला यूज़ बता देता हूँ कि इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ होता है। जब भी हम कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे कि कंडीशन ये या ये कुछ वर्ड। कंडीशन के लिए इफ़ रिजर्व कर दिया गया कि जब भी आपने इफ़ लगाना है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ये आप अभी समझे ना कि ये कैसे है, बस इतना समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ कि कंडीशन लगा रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो प्रिंट एफ, तो ये कुछ ये प्रिंट कर देना, अगर ऐसे है तो ऐसे प्रिंट कर देना, अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर देना। तो जब भी कंडीशन की बात आए तो इफ़ स्टेटमेंट ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, और भी स्टेटमेंट्स हैं जो कंडीशंस के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इफ़ यूज़ ज़्यादा होती है, इफ़ का इस्तेमाल ये कंडीशन के लिए। तो ये चीज़ रिजर्व हो चुकी है कि जब भी मैं कंडीशन यूज़ करूँगा या कोई भी इस्तेमाल, जहाँ पर हर एक वर्ड का अपना अपना इस्तेमाल है। ठीक है, हर कीवर्ड्स का अपना अपना इस्तेमाल है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे है। लेकिन इतना समझ लीजिए वो रिजर्व कर दिए गए हैं कि ये जो बंदा है ये इस काम के लिए रिजर्व रखा है हमने, ये बंदा है इससे हम ये काम लेंगे, ये बंदा है इससे हम ये काम लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दोनों में फ़र्क क्या है, आइडेंटिफाइड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर सिंपल के शिनाख्त करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, उनमें स्टैंडर्ड है, उसमें यूज़र डिफाइन है। स्टैंडर्ड में स्कैन एफ, प्रिंट एफ जैसी और भी वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब कि ये पहले से आइडेंटिफायर है कि ये आउटपुट को आइडेंटिफायर कर रहे हैं कि आउटपुट लेने के लिए है, इनपुट के लिए। यूज़र डिफाइन, मैंने कहा कि कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सी इज इक्वल टू 5 कह दिया, फरासत इज इक्वल टू 5। इसकी लिमिट याद रखनी है कि 31 करैक्टर्स। ठीक है, 31 करैक्टर्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आइडेंटिफाइड ये हो गए कीवर्ड्स, कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं और इनको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं इनके कुछ स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल्स दिखा देता हूँ कि जब हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं तो कैसे है, स्कैन एफ यूज़ करते हैं तो कैसे है। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली, ये चीज़ हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन एरर को फॉलो कीजिए, ये टर्बो C++ लिखा आ रहा है। तो हाँ, एक और बात बता दूं कि अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो आई बटन पर इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, या स्क्रीन वीडियो के एंड पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। टर्बो C++ को ओपन करते हैं। ठीक है,
तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ये आता है, ठीक है। तो ये है टर्बो सी प्लस प्लस। फाइल में जाते हैं, इसके बाद एक फाइल न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद जो सिंपल मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें लिखना पड़ता ही है। तो क्या होता है वो पहला लिख लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो .h, इसके बाद एंगल ब्रैकेट बंद। एक और इंक्लूड कर लेते हैं कोनियो के नाम से। ये कोनियो का जो फंक्शन होता है वो भी मैं बता दूंगा, कोनियो .h। ये दो ऐसी हेडर फाइल्स हैं जो, ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये सब मैं बेसिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वॉइड मेन, ये भी सब मैं बता चुका हूँ उस लेक्चर में कि वॉइड मेन क्या होता है। उसके बाद ये चीज़ हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी बॉडी होती है, और आखिर पर हम एक लगाते हैं गेट सी एच के करेक्टर गेट करना है, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं सेमीकोलन से। तो ये हमने लिख लिया बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए आइडेंटिफायर, तो सबसे पहले क्या आता था, चलो दो थे ना आइडेंटिफायर, एक थे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक थे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आइडेंटिफायर लेता हूँ, आइडेंटिफायर हम वेरिएबल ही लेते हैं कि इंट टाइप का एक आइडेंटिफायर बना रहे हैं जो a इज इक्वल टू 5 और लगा दिया सेमीकोलन, ये बंद हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये इंट क्या थी, ये एक डाटा टाइप है, ये मैं अगले टॉपिक में बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं। तो बात इतनी समझ लीजिए, ये देखें a इज इक्वल टू मैंने 5 कहा, ठीक है, a इज इक्वल टू मैंने 5 कहा, तो इसका क्या मतलब है कि 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है a आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको आगे यूज करते हैं, ये क्लियर स्क्रीन यहाँ पर लगा दीजिए। इसका मकसद क्या होता है वो मैं चले एक बार फिर बता देता हूँ कि जब हम एक बार रन करते हैं ना तो स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है, जब दूसरी बार हम उसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो पहले वाला रिजल्ट वही रहता है और दूसरे वाला भी वही आता है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्लियर स्क्रीन लगाने का मकसद क्या होता है कि जो पहला जो रिजल्ट है ना स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ वो खत्म हो जाए, जो इस बार हम रन कर रहे हैं उसका डिस्प्ले हो। तो ये क्लियर स्क्रीन कहाँ लगाना है, जब भी आपने कोई डिफाइन कर दिया है वेरिएबल या इंटीजर वेरिएबल, तो उसको इस तरह करना है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये यूजर डिफाइन हो गया कि हम ए को यूजर ने डिफाइन किया है कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है ए। अब हमने जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या पढ़ा था, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। तो प्रिंट एफ की एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्रिंट एफ, ठीक है। इसके बाद इसका सिंटैक्स, इसके अंदर क्या लिखते हैं कि सिंटैक्स में लिख लेते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो लिखा जाता है ना इसके अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर, ये एज इट इज प्रिंट होता है और उसके बाद कोमा लगाकर हम लिखेंगे ए। ये सिंटैक्स, चलिए अब मैं प्रिंट एफ का भी समझा देता हूँ। जब भी हमें कोई चीज़ इस तरह प्रिंट करवाते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, कोमे के बाद जो चीज़ लिखते हैं वो इस इज इक्वल टू के बाद प्रिंट होती है कि इस वैल्यू इज इक्वल टू इसके। जी हाँ, तो अब ये हमने लिख लिया कि ये प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एक और काम सिंटैक्स में करना पड़ता है, वो होता है फॉन्ट स्पेसिफायर लगाते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ये हमने इस तरह लिख लिया, ये वैल्यू को प्रिंट कर, ये मोड साइन डी है कि हम एक इंट वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ये आपने परेशानी हो ना, आप सिर्फ इतनी मिसाल लीजिए कि आइडेंटिफायर क्या है कि ये ए 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है ए, ये जो प्रिंट एफ है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है कि ये आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। तो जैसे इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, अब करता हूँ कंट्रोल F9, तो ये रन हो गया। तो ये देखिए क्या आया, वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि वैल्यू, मैंने कहा था ना प्रिंट एफ के वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू आ गया एज इट इज प्रिंट हो गया, उसमें आगे ए, मतलब उसने ए लिखा ना, मैंने ये नहीं लिखा कि 5 को प्रिंट करवाओ, मैंने कहा ए को प्रिंट करवाओ। तो ए में वैल्यू क्या स्टोर थी, ए में वैल्यू स्टोर थी 5, ठीक है, ए में वैल्यू थी स्टोर 5 वैल्यू। जब मैंने उसे प्रिंट करवाया तो यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि प्रिंट 5, ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर कोमल लगाकर ए, ये सिंटैक्स में डिटेल से समझाऊंगा प्रिंट एफ का। तो ये ए कहा कि ये ए को भाई प्रिंट करवा दो, तो जब उसने ए को प्रिंट करवाया तो उसमें क्या वैल्यू है 5, तो ये ए 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो इसलिए वैल्यू ए की जगह आ गई 5, वैल्यू इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ये आइडेंटिफायर, ये सिंपल आइडेंटिफायर है, ये जो यूज़र डिफाइन होता है कि यूज़र ने डिफाइन किया है। अब मैं देखें एक और चीज़ लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 5। ज़रूरी नहीं है कि a इज इक्वल टू 5 ही हो, अब यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी मुझे b प्रिंट करवाना पड़ेगा। मैं फिर से इसे सेव करता हूँ। ये बात याद रखनी है, प्रैक्टिकल करते वक्त जब भी कोई छोटी सी भी चेंज आप करते हैं प्रोग्राम में तो F2 दबाकर आपने टर्बो C++ में ये सेव करना ही करना है, उसके बाद ही ये चीज़ सेव होती है। अब मैं जैसे इसे रन कर रहा हूँ तो ये देखें वैल्यू इज इक्वल टू फिर 5 आ रही है। क्यों वैल्यू 5 आ रही है ये देखते हैं, क्यों b में मैंने रखा 5 और b को ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, b को ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, चलें फरासत, ये फरासत लिखा, ये मैंने खुद डिफाइन किया ना इसे, आइडेंटिफाइड, ये 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं फरासत लिख देता हूँ कि मैं फरासत को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो फरासत की जगह यहाँ पर ये नहीं कि फरासत लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा वैल्यू इज इक्वल टू फरासत में जो वैल्यू स्टोर है 5 वो चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पर। तो इसे मैं फिर से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखें वैल्यू इज इक्वल टू फिर 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि फरासत में वैल्यू 5 स्टोर है। तो ये हम खुद डिफाइन करते हैं। और ये जो प्रिंट एफ है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, हम इसे खुद डिफाइन करते हैं। ये किस तरह से, ये खुद पहले से ना प्री डिफाइन है, ठीक है, खुद डिफाइन नहीं करते, ये पहले प्री डिफाइन है कि ये आउटपुट देने के लिए यूज होता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड मैंने एक मिसाल दी थी इफ़ की, चले अब हम इफ़ की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ की मिसाल ऐसे है कि इफ़ की, चले मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ, ये अपने ज़्यादा ज़हन पर सवाल नहीं करना कि ये कैसे लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू, हाँ एक बात का याद रखिएगा, ये जो सिंपल इज इक्वल टू का साइन होता है ये वैल्यू होती है असाइन करने के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ये चीज़ इसके बराबर है, कि a बराबर है b के, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि a इज इक्वल टू बी, ये गलत है। इसका मतलब है कि इसका जो सिंपल इज इक्वल टू का मतलब है कि b की वैल्यू a में रख दो, इसका ये मतलब है। जैसे हम एक और इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये इसके बराबर है, मतलब a भी 5 है अगर तो b भी 5 है, इसका ये मतलब होता है। तो इफ़, तो ये कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ कि अगर ये इसके बराबर है तो प्रिंट एफ कर देते हैं। क्या प्रिंट एफ करते हैं कि a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये पहले पूरा स्कैन एफ भी यूज़ करना पड़ेगा, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ उसकी। तो ये देखो इफ़ स्टेटमेंट है, ये इफ़ किस लिए है, ये इफ़ यूज़ है, इफ़ इस्तेमाल हो रहा है कंडीशन के लिए, ठीक है, कंडीशन के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर ये मैं इफ़ नाम का वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, ये देखें जैसे कि यहाँ पर मैंने फरासत क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता कि इफ़, ये इफ़ नहीं क्रिएट कर सकता। क्यों? ये देखिए इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, इफ़ का मतलब है ये कंडीशन के लिए यूज़ होना है, तो ये कंडीशन के लिए यूज़ करना है। हम इसे ये कोई वेरिएबल का नाम भी नहीं दे सकते कि रिजर्व वर्ड यूज़ करना है। ये हम वेरिएबल के जो लिखने के असूल हैं उसमें हम ये चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको समझ आ गई, आइडेंटिफायर जो प्रिंट एफ था वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और ये यूज़र डिफाइन था कि हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5 कुछ भी। और ये जो इफ़ वर्ड वाले हैं, इफ़ और इसके बाद एल्स, इस तरह ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ये रिजर्व वर्ड है, ये पहले से ही रिजर्व है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अब हम सीधे अपने वाइट बोर्ड पर। तो आपने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने आपको ये सिंपल कुछ मिसालों से समझाया कि ये कैसे यूज़ होते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई बटन पर मैं फिर बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। जो पिछला लेक्चर था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, अगर वो नहीं लिया तो ले लीजिए, आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने डिटेल से बताया कि जो आपके वो आता है ना ज़हन में कि ये इंक्लूड क्या है, वॉइड क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन प्रैक्टिकली साथ वो चीज़ समझाई हुई है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये आइडेंटिफाइड वाली बातें, ये आप अगर आपके ज़हन में बैठ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बैठी तो 1-2 बार लेक्चर देखिए, आपके ज़हन में ये समझ आ जाएगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।